मेरा नाम फ़रहीना है। मेरी उम्र 12 साल थी। मैं बहुत कम उम्र थी, जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी जब मैंने अपने आप को देखा कि मेरे अंदर नाजुक हुस्न बहुत ज़्यादा था। मेरी माँ और बहन भी मुझे बातें सुनाया करती। छोटी सी उम्र में ही मुझे इतना बड़ा दुपट्टा दिया करती। मैं इस दुपट्टे को संभाल नहीं पाती और दुपट्टा अक्सर मुझसे इधर उधर गिर जाता तो मेरी अम्मी मेरे मुंह पर थप्पड़ मारती और मुझे डांटती। मैं हैरान हो रही थी कि आखिर मुझे क्यों मार पड़ रही है। मैंने क्या किया? मेरी और भी बहनें थीं। मैं अपनी बहनों में सबसे छोटी थी। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी मेरे जिस्म में कुछ तब्दीलियां आ रही थी जो बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। मैंने बाकी लड़कियों को ऐसे नहीं देखा था। कम अज़ कम कम उम्र में लड़कियां ऐसी तो नहीं होती। अब तो मेरी अम्मी ने कपड़ों के साथ दुपट्टे नहीं बल्कि चादर बनाना शुरू कर दी। मैंने अम्मी से कहा मुझे गर्मी लगती है। अम्मी कहती कि गर्मी गई बाढ़ में, इस चादर से अपने आप को लपेट कर रखना, नहीं तो किसी दिन तेरे पीछे कोई मुसीबत हमारे घर आ जाएगी। चांद रात पर मेरी सारी बहनें बाज़ार जाने का प्रोग्राम बना रही थी। मैंने कहा मैं भी चलूँगी। उन्होंने कहा नहीं, इस वक्त बाज़ार में बहुत रश होता, इधर उधर के सारे लड़के आते हैं। मैंने कहा तो क्या हुआ, रश में तो मज़ा आता है। मैंने भी अपने लिए चूड़ियाँ और चीज़ें लेनी है। मेरी बहन ने कहा तुझे लेकर जाएंगे तो शहर के सारे लड़के तेरी तरफ देखना शुरू कर देंगे और हमें शर्मिंदा नहीं होना। तू घर बैठ, हम तेरे लिए सामान ले आएंगे। मैं अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई, खुद को देखने लगी। मेरा क्या कसूर था? अगर मैं ऐसी थी तो बहुत से लोग होते हैं जिनके साथ इस तरह के मामलात होते हैं। किसी का कद छोटा होता है, किसी का ज़रूरत से ज़्यादा लंबा होता है, तो किसी के जिस्म में चर्बी ज़्यादा होती है और कोई बहुत पतला होता है। अगर मेरा नाजुक हुस्न ज़्यादा था तो इसमें मेरा क्या कसूर था? मेरी अम्मी मुझे पसंद की कोई चीज़ भी खाने नहीं देती थी। मुझे इमली चार खाने का बहुत शौक़ था, लेकिन वो ये सारी चीज़ें मुझसे दूर रखती थी। वो कहती थी पहले ही तूने अपना क्या हाल बना रखा है, अगर खट्टी चीज़ें खाएगी तो रोज़ और बड़ी भैंस बन जाएगी। अपनी अम्मी के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता। एक दिन मेरी एक कज़न ने मुझसे बहुत ही उल्टी बात कर दी। उसने कहा जो तुम्हारा हाल हो रहा है ना, तो मुझसे कोई लड़का शादी नहीं करेगा। ये बात सुनकर तो मैं गुस्से से लाल पीली हो गई, इससे लड़ने लगी और मेरा दुपट्टा गिर गया। हम लोग एक कज़न की शादी में थे। सब लोग मुझे देखकर हैरान हो रहे थे। लोगों ने मेरी अम्मी से सवाल करना शुरू कर दिया, आप लोग सबसे दूर दूर रहते हैं, ज़्यादा आना जाना भी नहीं करते, और इसको तो आप कभी भी कहीं लेकर नहीं जाती कि कहीं कोई ऐसा मामला तो नहीं कि इसकी पहले शादी हुई है और आप लोगों ने किसी को बताया नहीं और ये तलाक लेकर वापस आ गई। मेरी अम्मी ने कहा ये कैसी बातें कर रही हैं, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस उस दिन के बाद तो मेरी अम्मी ने मुझे किसी भी शादी में ले जाना ही बंद कर दिया। और ये वो उम्र थी जब शादियों में जाने का इंसान को बहुत शौक़ होता है कि तैयार होकर अच्छे कपड़े पहनेंगे, सबको देखेंगे, सलाम दुआ करेंगे, खाना पीना होगा। लेकिन मेरी अम्मी ने अब मुझे कहीं भी ले जाने से तौबा कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होने लगी तो मेरी मुसीबतें और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। मेरी अम्मी को हर 4 महीने बाद मेरे कपड़े बनवाने पड़ते। अब तो वो मेरे कपड़ों के अंदर इतना कपड़ा रखती थी कि अगर मुझे कपड़ा तंग हो जाए तो वहीं से सिलाई करके कपड़ों को खुला कर दे। वो कहती थी कि तेरे बाप की थोड़ी सी तनख्वाह है और तेरे लिए हर 4 महीने बाद नए कपड़े बनवा नहीं सकती। मेरे कपड़े बहुत जल्द फट भी जाते और एक ही जगह से फटते थे। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जिसका भाई बाहर के मुल्क में होता था। मैंने उसे अपना मसला बताया। उसने कहा एक दवा होती है, गोलियां होती हैं, इनसे ये मसला हल हो जाता है। अगर तू वो गोलियां खा लेगी तो भी आम लड़कियों की तरह नॉर्मल हो जाएगी। ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि मैं नॉर्मल नहीं थी। मैंने उसे कह दिया वो मेरी मदद करे, मुझे किसी तरह वो गोलियां मंगवा के दे, मैं उसे पैसे दे दूंगी। ये कहकर मैं पुरसकून हो गई। फिर 2-3 दिन बाद मेरे लिए एक रिश्ता आ गया। अम्मी ने मुझसे कहा कि तुम तैयार रहना। यह सुनकर मैं समझ गई कि मैं अपने घर वालों पर बोझ बन गई हूँ और जल्द अज जल्द मुझसे जान छुड़वाना चाहते हैं। मैं खामोश हो गई। बोलती भी तो क्या बोलती, अपनी अम्मी से लड़ाई तो नहीं कर सकती थी। मुझे इस बात का एहसास था कि वो मेरी माँ है, लेकिन वो शायद ये बात भूल गई थी कि मैं भी उनकी औलाद हूँ। वो भी ये सब छोटी, लेकिन अपनी वजूद की वजह से मैं सबसे बड़ी लगती थी। इसलिए तो घर वाले सबसे पहले मेरी शादी कराना चाहते थे। जब मेरे लिए शाम को रिश्ते वाले आए तो मैं काले कपड़े पहन के मेरी अम्मी कमरे में आई और मुझे देखा। मैंने कहा अम्मी कैसी लग रही हूँ? मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने कहा ये इस सूट के साथ ये दुपट्टा क्यों लिया है? मैंने कहा इसके साथ यही दुपट्टा है। अम्मी ने कहा ये तो बहुत छोटा है। मेरी दूसरी बहन ने कहा कि वो दूसरा दुपट्टा लेकर आए, वो इस सूट के साथ चले जाएगा। जब मेरी बहन वो दुपट्टा लेकर आई वो बहुत बड़ा था। मैंने कहा अम्मी मैं इस दुपट्टे को कैसे संभाल पाऊँगी? अम्मी ने कहा संभालना अपने आप को, छुपा के बैठना। मुझे इनकी बातें बहुत अजीब लग रही थी।
पर उन्होंने मुझे दुपट्टे में ऐसे लपेट दिया कि बस मेरा चेहरा ही दिखाई दे रहा था और मुझे कहा 15 मिनट बाद चाय लेके बाहर आना। लड़के वाले आ चुके थे। लड़के की माँ, फूफी और दादी आई थी। वो लोग अम्मी से बातें कर रही थी। मुझे बड़ी बहन ने आकर ख़बर दी। उसने कहा ये लोग तो जॉइंट फैमिली वाले हैं, इनका घर मर्दों से भरा हुआ है, क्या बनेगा तेरा वहाँ, तुझे अपने आप को इस तरह छुपा कर रखना पड़ेगा जैसे पुराने ज़माने में मिस्र के लोग किया करते थे, जिसमें सिर्फ उसकी आंखें नज़र आती थी, वो बन के घूमना पड़ेगा। वो मेरी तरह से मुझ पर हंसने लगी और उसके हंसने की आवाज़ मेरे दिमाग में किसी हथौड़े की तरह लग रही थी। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 15 मिनट के बाद मैं बाहर आई तो जिस तरह से मैं बाहर आई थी, ज़ाहिर है उन्होंने मुझे देख के अजीब सा ही रद्द-ए-अमल देना था। पर जब मैं सोफे पर बैठी तो मेरा दुपट्टा थोड़ा सा ढलक गया। कुछ ही मैं खुद लापरवाह थी और कुछ मुझसे ये दुपट्टा इतना संभाला भी नहीं जा रहा था। उन्होंने कहा कि बहन बुरा ना मनाए, लेकिन आपकी बेटी की शादी पहले से हो चुकी है। तो मेरी अम्मी ने कहा नहीं, इसकी शादी कहाँ से होगी, ये तो बहुत छोटी है, वो तो चौथी वाली की पढ़ाई चल रही है और पढ़ाई में बहुत लायक है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो पढ़ाई पूरी कर ले तो इसकी शादी करवा देंगे। उन्होंने कहा ये तो शादीशुदा लग रही है, ऐसा लग रहा है इसके 2-3 बच्चे हैं और ये बेचारी रुल सी गई है, ये बिल्कुल वैसी लग रही है, ये तो गैर शादीशुदा लड़की नहीं लगती। गैर शादीशुदा लड़कियां तो दुबली पतली होती हैं। माना कि शादी के बाद औरत का वज़न थोड़ा बढ़ जाता है और जिस्मानी शक्ल भी बदल जाती है, लेकिन शादी से पहले तो मैंने किसी लड़की को ऐसे नहीं देखा। मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, हम आपको कसम देने को तैयार हैं, अब इससे ज़्यादा और क्या होता। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो मामला और ही लग रहा है, हमारा बेटा बड़ा लाडला है और फिर आजकल तो ठीक ठाक लड़कियों के भी लोग मुंह भर भर के बातें करते हैं। आपकी बेटी को ब्याह कर ले जाएंगे तो सारी दुनिया सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। हम माफ़ी चाहते हैं, हमारे माशरे में रिश्ते से इनकार ऐसे नहीं होता। लोग कहते हैं कि आप फ़ोन करके भी बाद में बता देंगे और फ़ोन करके कह देते हैं कि हमें आपकी बेटी पसंद नहीं, लेकिन उन्होंने तो मुंह पर ही इनकार कर दिया और वो भी इतने बुरे तरीके से। वो लोग तो चले गए पर अम्मी ने मुझे थप्पड़ से मारना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा तेरे इतने सारे रिश्ते रिजेक्ट हुए, लेकिन इस दफ़ा जो बातें मुझे सुनने को मिली हैं मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं एक अच्छी औरत हूँ, सारी ज़िंदगी एक अच्छी बीवी, एक अच्छी माँ बन के, और सिर्फ तेरी वजह से मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं जो मैंने कभी सुनी नहीं थी। मैं 2 दिन तक खाना नहीं खाया, लेकिन किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा। मेरी दोस्त मुझसे मिलने के लिए आई और चोरी चोरी मुझे वो दवा पकड़ा दी। उसने कहा कि तेरी दवा आ गई है। मैंने कहा मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं। वो लोग मुझे पसंद करके नहीं गए, उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। ये सुनकर मेरी दोस्त कहने लगी, अरे पगली, ये आखिरी रिश्ता थोड़ी था, तुम्हारे लिए और भी रिश्ते आएंगे, तब तक तुम ये गोलियां खाकर स्मार्ट बन जाना। फिर मेरी दोस्त चली गई। मैंने उसके सामने कुछ गोलियां एक साथ खा ली। फिर मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया था। जब बाहर निकली तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में थी। मुझे पता चल गया कि शायद मैं बेहोश हो गई थी क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था। चलो अब तो मेरे घर वालों को मुझ पर थोड़ा रहम आ जाएगा, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, मैं अपने होश हवास खो ही गई थी। लेकिन जैसे ही मेरी अम्मी मेरे कमरे में आई, उन्होंने मेरे मुंह पर रख के थप्पड़ मारा। मैं हैरान रह गई कि मैं बिस्तर पर पड़ी थी, मेरी हालत भी गैर थी। उन्होंने ये किया। उन्होंने कहा कि बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती कि कौन से बाहर से मुल्क से तूने गोलियां मंगवाई, किस किस्म की गोलियां हैं जिनको तू खा रही है और इन्हीं की वजह से तेरा यह हाल हुआ है। इसका मतलब ये है कि तेरे इरादे कुछ और हैं। तू जानबूझकर सबको अपना आप दिखा रही है। तू सबको बताना चाहती है कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मैं बड़ी मोटी ताज़ा लड़की हूँ। शर्म नहीं आती तुझे ये सब करते हुए? तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। कुछ भी हो सकता था, मगर ये सब नहीं करना चाहिए था। अब तो मैं अपनी अम्मी की तरफ देख कर नहीं रही थी, बस सिसक कर रो रही थी। अम्मी ने वह गोलियां बाथरूम में फेंक दी और ऊपर से पानी बहा दिया। मैं रोने लगी, मगर अम्मी ने मुझे देखा तक नहीं और कमरे से बाहर चली गई। फिर इस बात को कई दिन गुजर गए, मगर सब घर वाले मुझसे नाराज़ थे। कोई खाना नहीं पूछता था, मुझसे कोई भी बात नहीं करता। ऐसे लगता था मैं नफसियाती मरीज़ा बन चुकी हूँ। मैं फिर अपने एक रिश्ता आया। लड़के की माँ देखने के लिए आई थी। लड़की की माँ की आंखें कमज़ोर थी, उनके साथ उनकी एक भांजी भी थी। उसने उन्हें बताया कि लड़की अच्छी है, हमें पसंद है। मैं चुपचाप बैठी थी, मैंने कोई बात नहीं बोली, अपने आप को चादर में छुपा कर रखा था। मेरी बहनें हंस रही थी कि अगर तुम्हारी सास की आंखें कमज़ोर ना होती तो वो कभी तुम्हारे लिए हाँ ना बोलती, और जो लड़की साथ आई थी उसकी उम्र तो कम थी, उसे क्या पता कि तुम्हारे क्या हालात हैं। अब मैं किसी भी बात का जवाब नहीं देती थी। मैंने अपने लिए लड़ना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता था अभी मेरे सामने एक और जंग थी। मेरे शौहर ने भी मुझे बातें सुनानी थी। इसने भी कहना था कि क्या तुम्हारी पहले शादी हुई है?
یا تمہارے کوئی بچے پیدا ہوئے ہیں؟ مجھے یہ سب کچھ سننے کی عادت ہو گئی تھی۔ جب میری شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی تو میرے لیے کپڑے بن کر آ رہے تھے۔ میری ساس بہت اچھی تھی، بہت پیار سے بات کرتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کپڑے پہن کر ایک دفعہ دیکھ لو۔ میری بہن کے منہ سے نکل گیا۔ اس نے کہا ابھی تو شاید پورے آ جائیں، لیکن بعد میں کھلے کروانے پڑیں گے، شاید 1-2 ہفتے بعد ہی کھلے کروانے پڑیں۔ میری ساس نے کہا ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ ضرور مذاق کر رہی ہو، لیکن ہونے والی دلہن کے ساتھ ایسا مذاق نہیں کرتے۔ ہونے والی دلہن پر اللہ کا بڑا کرم ہو رہا ہوتا ہے، اس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، جب وہ رخصت ہوتی ہے، جب وہ اپنے گھر میں قدم رکھتی ہے، اس وقت جو بھی دعا پوری ہو جاتی ہے۔ اس کا دل مت دکھاؤ۔ میری ساس میری بہنوں کو ڈانٹ رہی تھی۔ میں اپنی ساس کی باتیں سن کر خوش ہو رہی تھی، چلو کوئی تو میرے حق میں بول رہا ہے۔ میں نے دیکھا تو میری بہن کا چہرہ ایسا ہو گیا جیسے کسی نے اس کی بہت بے عزتی کر دی ہو۔ مجھے پہلی بار ایسا لگا جیسے کسی نے میرا ساتھ دیا ہو، لیکن میری ساس کی نظر کمزور تھی۔ اگر وہ مجھے کسی دن دیکھ لیتی تو شاید میرا ساتھ نہ دیتی۔ میں نے اپنے شوہر کی تصویر دیکھی، مجھے ڈر لگنے لگا۔ میری ساس نے مجھے بتایا تھا میرا ایک ہی بیٹا ہے، وہ بہت جذباتی ہے اور غصہ بہت آتا ہے، اس لیے مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو صبر کر سکے۔ بالکل خاموش رہے، میں نے ایک زندہ لاش لگ رہی تھی۔ آج میری شادی کی رات تھی، میرا شوہر آنے والا تھا۔ مجھے معلوم تھا وہ بھی مجھے دیکھ کر برا بھلا کہے گا، مجھے اس کی بات سن پڑے گی، ساری زندگی یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی میرے شوہر نے کمرے میں قدم رکھا، اس نے اپنی شیروانی اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ اب وہ شلوار قمیض میں تھا۔ اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور ماشاءاللہ کہا، اور پھر کہا تم بہت خوبصورت ہو۔ میں حیران ہوئی، سب کچھ معمول کے مطابق کیوں ہو رہا ہے؟ پھر اس نے میرے سامنے منہ دکھائی کا تحفہ دیا اور کہا اسے پسند آیا۔ میں چپ رہی۔ میں نے اس سے بات شروع کر دی، ہم ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، تم مجھے بہت پسند آئی، مجھے لگتا ہے میری زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ پھر شادی کی پہلی رات گزر گئی، اگلا دن بھی آ گیا۔ جب تک وہ کسی سے فون پر بات کر رہے تھے، شاید کوئی اسی کی شادی کی مبارکباد دے رہا تھا، کہہ رہا تھا اللہ نے مجھ پر بہت کرم کیا، مجھے ایک بہت اچھی ساتھی ملی، وہ بہت خوبصورت ہے، میں اس سے بہت خوش ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ مجھے ہمیشہ سے ایسی بیوی چاہیے تھی جو اتنی خوبصورت ہو اور بیوی کی پسند ہو۔ زندگی اچھی گزری ہے۔ شوہر کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ کیا اسے اتنی پسند آئی ہوں، اور وہ ایسی بیوی چاہتا تھا۔ شادی کے 3 دن بعد میری والدہ نے ہمارے لیے پارٹی کا اہتمام کیا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو میری والدہ فوراً مجھ سے پوچھا، تم نے کپڑے کیسے پہن رکھے ہیں؟ میں نے امی سے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور میرے شوہر کو یہ بہت پسند ہے۔ امی نے مجھے حیران ہو کر دیکھا، انہوں نے کہا تیرا شوہر تجھے 1 ہفتے میں واپس چھوڑ دے گا۔ میں نے کہا 1 ہفتے میں کیا پوری زندگی بھی نہیں چھوڑے گا؟ میرے شوہر نے میری امی کو دیکھا تو کہا کیا بات ہے آنٹی، کوئی پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بیٹا، ہم کھانا کھانے بیٹھے تو میری باقی بہنیں بھی موجود تھیں۔ میرے شوہر نے ان کے سامنے میری بہت تعریفیں کی۔ اس نے کہا کہ جب سے فرینہ میری زندگی میں آئی ہے میری تو زندگی ہی مکمل ہوگی۔ میں بہت خوش ہوں، وہ میرا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ ہم لوگوں نے ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھایا، پھر وہ مجھے باہر گھمانے لے گیا۔ اس نے مجھے کوئی بڑی چادر اوڑھنے کا بھی نہیں کہا۔ اس کے پاس گاڑی تھی، اس نے کہا گاڑی میں ہی تو بیٹھنا ہے۔ بہت اچھی طرح سے پیش آ رہا تھا، بار بار میری طرف دیکھ کر مسکراتا، مجھے میرے کان میں کوئی بات کہتا، پھر ہم دونوں ہنستے۔ کبھی مجھے فون میں ہماری شادی کی کوئی تصویر دکھاتا۔ میری امی اور میری بہنیں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور ان کے چہرے عجیب بنے ہوئے تھے۔ وہ حیران ہو رہی تھی کہ اس کا شوہر تو اس کے ہاتھ کا چھلا بنا کر رکھے ہوئے ہے، اور یہ صرف شادی کے شروع میں ہی نہیں ہوا، آج ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے۔ الحمدللہ میرے 2 بچے ہو گئے، اور آج بھی میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ ویسا ہی ہے۔ ہم لوگ بہت خوش ہیں۔ شاید مردوں کو ان کی ساری باتوں سے فرق نہیں پڑتا اور انہیں یہی سب کچھ اچھا لگتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے میری ماں اور بہنوں نے تو میرے دل پر زخم لگائے، پر میرے شوہر نے وہ سارے زخم بھر دیے۔ شادی سے پہلے میں بہت دکھ میں تھی، مگر شادی کے بعد میرے شوہر نے اپنی محبت سے یہ سارے دکھ سکھ میں بدل دیے۔ آج مجھے اچھا شوہر مل گیا جو میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ اس نے آج تک کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس کی وجہ سے مجھے اپنا آپ چھوٹا یا کمتر محسوس ہو۔ میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اس کی ماں ایک اچھی عورت ہے اور اس کی ماں نے اس کی تربیت بہت اچھی کی ہے۔ ایسی عورت کی عزت کرنے والا مرد بنایا ہے۔ آج میرے 2 بیٹے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں بھی اپنے بیٹوں کی ایسی ہی تربیت کروں تاکہ میری جیسی کسی لڑکی کو لوگوں سے تانے نہ برداشت کرنے پڑے۔